इंडियन आर्म फोर्सेस से आपका सर्विस पूरा होने के बाद जब आप रिटायर होते हैं या फिर आपका कोई डिसेबिलिटी का कारण जब आप रिटायर होते हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है उस बारे में जानकारी तो आपके पास होगा ही होगा। पर आज का वीडियो में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है इसी रिलेटेड कुछ क्वेरीज है जो कि हम सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिनमें से एक है कि मेरा जो डिसेबिलिटी वो फौज का सर्विस का दौरान हुआ है और मैं जब रिटायर हुआ हूँ तो मुझे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिला। कौन सा वो कंडीशन है जो कि फुलफिल करने का बाद ही आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है जो बिलो 10 ईयर्स ऑफ सर्विस वाले हैं जिनको फौज से डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड किया जाता है या फिर जब परमानेंट डिसेबल हो जाता है उसके बाद जो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाता है वो आपने स्वीकार नहीं किया, यानी कि आप सुइटेबिलिटी कम रिटेंशन सर्टिफिकेट में अनविलिंग टू कंटिन्यू फर्दर सर्विस ऐसे अगर आप करते हैं तब भी आपको मेडिकली रिलीज्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको पेंशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कौन सा वो कंडीशन है जो पूरा होने पर ही केवल मात्र आपको पेंशन मिलेगा और अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। देखते रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूं विकास दे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कंसल्टेंट। एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं एक एक करके दोनों सवालों का जवाब। सबसे पहला जो सवाल था वो था कौन कौन सा वो कंडीशन है जो पूरा होने का बाद ही केवल मात्र आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। जब भी आप रिटायर हुए हैं, आप अपना सर्विस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा होने के बाद हो या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो या फिर मेडिकल इनवैलिड हुए हैं, जो भी आप जिस किसी भी रीज़न से आप रिटायर हुए हैं और आपका डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी आपका जो है फौज का सर्विस का दौरान ही डिटेक्ट हुआ है, फिर भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है। इसका दो ही कारण हो सकता है। देखिए वो दो कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फर्स्ट जो कारण है वो है आपका डिसेबिलिटी जो है आइदर एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड या फिर बोथ एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड दोनों होना चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है, जो बीमारी है, उसका कारण मिलिट्री सर्विस होना चाहिए या फिर मिलिट्री सर्विस का दौरान होना चाहिए, यानी कि मिलिट्री सर्विस के साथ कोई ना कोई कैजुअल कनेक्शन होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप मिलिट्री सर्विस के दौरान आपका पैर में चोट लगा है या फिर आप बीपीटी का टाइम आपका पैर में चोट लगा हुआ है या फिर आप ऑफिस में काम करते वक्त आपका पैर में कंप्यूटर का मॉनिटर गिर गया और आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो सर्विस कनेक्शन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मिलिट्री सर्विस के साथ। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पर आप जब डिसेबल होते हैं तो इसे कहा जाता है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ये एट्रीब्यूटेबिलिटी कौन तय करता है? जब आपका मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड तय करेगा और इंजरी होने पर आपका इंजरी रिपोर्ट जो साइन करते हैं आपका फॉर्मेशन कमांडर, आपका कमांडिंग ऑफिसर, वो तय करते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का बेसिस पे। तो ये क्लियर हो गया कि आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए। अब देखते हैं एग्रीवेटेड क्या है। देखिए एग्रीवेटेड ये है कि मान लीजिए कि कोई एक सोल्जर है जिसका डिसेबिलिटी है ब्रोंकियल अस्थमा। अब ब्रोंकियल अस्थमा पहले से तो उनका था नहीं, क्योंकि पहले से अगर कोई डिजीज़ होगा तो आपका सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। तो जब आप सेना में भर्ती हुए तब बिल्कुल फिट थे। अब सेना में जब आ गए तो आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। जब आप मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड आपसे पूछेगा कि आपका जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी आपका जो बीमारी है वो कब से रेज हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बोर्ड का जो मेंबर्स है उनको ये लगता है कि आपका जो बीमारी है इसके साथ इसका मिलिट्री सर्विस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तो आपका
जो डिसेबिलिटी है उसे एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कहा जाएगा, यानी कि कोई कैजुअल कनेक्शन होना ही चाहिए। जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, वो आपका जो मिलिट्री सर्विस के दौरान हुआ है ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे आप पोस्टेड थे, ये सब वजह अगर होगा तो आपका ये जो बीमारी है ये एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कहा जाएगा। और ऐसे भी कोई डिजीज़ है जिस डिजीज़ को मेडिकल बोर्ड ने तय किया कि नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड, यानी कि वो एट्रीब्यूटेबल भी नहीं है और एग्रीवेटेड भी नहीं है, तो ऐसे अगर है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी परसेंटेज डिसेबिलिटी हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड है या नहीं है और एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है? देखिए, आपका जब इनिशियल मेडिकल कैटेगरी जब होते हैं आप, यानी कि लो मेडिकल कैटेगरी जब पहली बार आप होते हैं, तो आपका एक मेडिकल डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है AFMSF 15। ये डॉक्यूमेंट है AFMSF 15। तो AFMSF 15 में एक कलम होता है नीचे जहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है ये क्या एट्रीब्यूटेबल है, वहाँ पे Y या फिर N, येस या नो लिखा जाता है। अगर एट्रीब्यूटेबल है तो यहाँ पे येस लिखा रहेगा, नहीं है तो नो लिखा रहेगा। सिमिलरली एक एग्रीवेटेड बाई का भी एक कलम है। तो ये दो कलम अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, दोनों में से कोई एक कम से कम हो, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का चांसेस है। ये है कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 है आपका जो डिसेबिलिटी है, अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है तो मिनिमम 1% है तो भी आपका 50% काउंट होगा। और अगर आप इनवैलिडेट नहीं हैं, मान लीजिए आप पूरा सर्विस करने के बाद आउट हो रहे हैं, या फिर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं, या फिर अन्य कारणों से आप रिटायर हो रहे हैं, तो उस केस में आपका जो डिसेबिलिटी है मिनिमम आपका 20% डिसेबिलिटी होना चाहिए। ये इनवैलिड केस में लागू नहीं है। इनवैलिड केस में 1% भी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। कितना? ब्रॉडबैंडिंग होके वो 50% हो जाता है। 1% से लेकर के 49% तक का जो डिसेबिलिटी है वो इन केस ऑफ इनवैलिडमेंट हो जाता है ब्रॉडबैंड होके 50%। ठीक है, तो इनके लिए ये रूल लागू नहीं है। बट जिनका इनवैलिड नहीं है, जिनको मेडिकल बोर्ड इनवैलिड नहीं किया, ऐसे ही अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका मिनिमम जो डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए 20%, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो दो कंडीशन देखिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है? आपका जो डिसेबिलिटी है या तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए, या फिर बोथ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो अगर इनवैलिड है तो 1% होगा तब भी चलेगा, आपको मिलेगा। और अगर इनवैलिडमेंट नहीं है तो मिनिमम 20% होना ही चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो ये गया डिसेबिलिटी पेंशन। पर अभी भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका सर्विस 15 साल नहीं हुआ है, 15 साल से कम है, और आपका जो डिसेबिलिटी है नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, वेरी सिंपल सा कंडीशन है। कंडीशन ये है, जुलाई 2020 से पहले का एक कंडीशन था और उसके बाद के कंडीशन है। तो पहले बता देते हैं, जुलाई 2020 बाद के कंडीशन है। अगर आपका सर्विस 10 साल से कम भी है और आप नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड यानी कि एने है, तब भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो जो है बिल्कुल ही ऐसी डिसेबिलिटी होना चाहिए जिस वजह से आप मिलिट्री एंड सिविल दोनों ही एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट है, तभी आपको मिलेगा। मान लीजिए आप मिलिट्री के लिए अनफिट है पर आप सिविल के लिए फिट है, ये अगर बोर्ड तय करता है तो आपका सर्विस अगर 10 साल से कम है तो आपको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आर्म फोर्सेस का है। वहीं आप अगर सिविलियन होते तो वहाँ पे एक ही कंडीशन होता है कि आप अपना जो जॉब है उस जॉब में फिट नहीं है, तो आपको सिंपली मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर के इशू रेज हुआ है और अप टू
डिफेंस मिनिस्ट्री तक ये केस गया हुआ है और वहाँ पे ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन में है, ताकि केवल एक ही कंडीशन लिखा जाए कि आपका जो जिस सर्विस में आया हुआ है उस सर्विस के लिए अगर वो डिसेबल है तो उनका इनवैलिड पेंशन ग्रांट किया जाए। तो ये हो गया इनवैलिड पेंशन का केस है। जो बिलो 15 ईयर्स का जो सर्विस है उनको डिसेबिलिटी पेंशन अगर नहीं मिलता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलता है जिसका अमाउंट है इक्विवेलेंट टू सर्विस पेंशन, यानी कि आपका जितना पे है उसका हाफ आपको मिलेगा। पे मीन्स आपका बेसिक पे, आपका एमएसपी, आपका जो है ग्रुप एक्स पे, आपका क्लास पे, ये चारों चीज़ मिला के जितना होता है उसका 50% आपका पेंशन आपको मिलेगा, जिसे इनवैलिड पेंशन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई आपको और भी कुछ जानना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा इसको क्लैरिफाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।